आज का टॉपिक है इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण अथवा तत्व। तो यानी कि एक अनुबंध करने के लिए, वैध अनुबंध करने के लिए जो तत्व होने चाहिए, जो विशेषताएं होनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, जिनके बिना जो है अनुबंध जो है वो लागू नहीं हो सकता। तो वो विशेषताएं हैं, नंबर 1 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, प्रस्ताव एवं स्वीकृति। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है कि कम से कम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो व्यक्ति हों या फिर दो पक्षकार होने चाहिए, ठीक है, एक प्रस्ताव पेश करने वाला और दूसरा उसको स्वीकार करने वाला, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति तो अपने आप के साथ तो अनुबंध वो कर नहीं सकता, इसलिए दो पक्षकार होने जरूरी हैं। अब एक व्यक्ति प्रस्ताव पेश करेगा और दूसरा उसको स्वीकार कर लेगा, अपनी स्वीकृति दे देगा, तभी वो ठहराव बनेगा। और जब ठहराव बन जाएगा और उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बाकी के गुण हैं अगर वो उसमें हों, यानी कि वो कानून के द्वारा ठहराव जो है लागू हो सकता हो, तब हम उसको बोलेंगे कि ये अनुबंध बन गया है, ठीक है। नंबर 2 कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। तो ऊपर आपने पढ़ लिया कि अनुबंध करने के लिए जरूरी है कि कम से कम दो पक्ष होने चाहिए, एक प्रस्ताव पेश करने वाला, दूसरा उसको स्वीकार करने वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरी शर्त रखी गई है, जो तत्व है वो है कि ये जो दोनों पक्षकार हैं ये क्या है, अनुबंध करने के योग्य भी होने चाहिए, ठीक है, उनमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। अनुबंध करने की क्षमता किस में कहा जाएगा कि कौन से व्यक्ति जो है अनुबंध करने के काबिल हैं या अनुबंध करने के योग्य हैं। तो उसके लिए शर्त रखी गई है, पहली ये है कि अनुबंध करने वाले जो पक्षकार हैं उन्होंने एज ऑफ मेजोरिटी प्राप्त कर ली हो, यानी कि वो वयस्क होने चाहिए, उम्र जो है उनकी वयस्क की होनी चाहिए। तो वयस्क के लिए उम्र कितनी होती है, 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति होंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 वर्ष की आयु के लिए भी एक एक्सेप्शन है कि अगर, ठीक है, किसी अवयस्क के लिए संरक्षक की नियुक्ति न्यायालय द्वारा की गई है, ठीक है, दोबारा सुन लो पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, किसी अवयस्क के लिए संरक्षक की नियुक्ति न्यायालय द्वारा की गई है तो उसे तब तक अवयस्क माना जाएगा जब तक कि वो 21 वर्ष की एज प्राप्त नहीं कर लेता। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है वो कब वयस्क बनेगा, जब वो 21 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो भेदभाव हो गया, भेदभाव नहीं हो गया, ये असल में क्या है, उसको सिक्योरिटी दी जा रही है, ठीक है। और ये जो आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, संरक्षक की नियुक्ति ये कब की जाती है, ये तब की जाती है ज़्यादा करके जब कोई व्यक्ति अनाथ हो, ठीक है, जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाए, अभी बच्चा हो वो, ठीक है, तो उसकी सोचने समझने की क्षमता जो है दूसरों के मुकाबले अगर देखा जाए तो कम होती है। तो अगर 18 साल है तो 18 साल में भी वो इतना सक्षम नहीं हो पाता कि वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, इसलिए इनको थोड़ी सी रियायत दी जाती है कि ये 21 वर्ष की उम्र के जब हो जाएं तभी इनको ये माना जाएगा कि ये अनुबंध करने के योग्य हो गए हैं, ठीक है। ये असल में इनके लिए नुकसान नहीं है, इनके लिए फ़ायदे की बात ही है, इनको ये एक तरह से क्या किया जा रहा है, सिक्योरिटी दी जा रही है। हाँ, तो ये जो योग्यता की बात कर रहे हैं तो पहला क्या आ गया कि वो वयस्क होना चाहिए व्यक्ति, ठीक है, और दूसरा क्या है, उसका जो दिमागी संतुलन है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, यानी कि उसका मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो अनुबंध करने के योग्य माना जाएगा। तीसरी शर्त क्या है, किसी राज नियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया होना चाहिए, ठीक है, यानी कि किसी भी राज नियम ने, किसी कानून ने उसको अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित ना किया हो, ठीक है। तो इनके बारे में आगे डिटेल में आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें आप लोग पढ़ोगे। उसके बाद है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। तो स्वतंत्र सहमति का मतलब क्या है, दो पक्षकार भी होने चाहिए, अनुबंध करने के योग्य भी होने चाहिए, उसके बाद क्या है, जो उनके बीच में सहमति बनी हुई है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, वो स्वतंत्र होनी चाहिए और एक जैसी भी होनी चाहिए। एक जैसी का मतलब क्या है,
मान लो उदाहरण के लिए एक उदाहरण देते हैं कि ए ने बी को कहा कि मैं अपनी कार आपको 50,000 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूँ, क्या आप उस कार को खरीदोगे? बी कहता हाँ मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, और वो कार खरीदने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। तो ए जो है अपनी एक काले रंग की कार जो है उसके सामने पेश करता है। तो बी कहता है कि नहीं, मैंने तो लाल कार खरीदने के लिए सोचा था। तो यहाँ पे क्या है, सहमति जो है वो एक जैसी नहीं है, उनमें एक रूपता नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो अनुबंध जो है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, अनुबंध क्या है, वो क्या बोलते हैं, ठहराव ही नहीं होगा। जब ठहराव ही नहीं बनेगा तो अनुबंध कैसे बन सकता है? फिर उसके बाद ये जो आपको फ्री कंसेंट की बात कह रहे हैं, स्वतंत्र सहमति की, स्वतंत्र सहमति का मतलब रहता है कि जो प्रस्ताव पेश करने वाला है उसने जब दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करनी है तो उससे सहमति जो है जबरदस्ती प्राप्त ना की हो। ठीक है, जबरदस्ती सहमति प्राप्त करने का मतलब क्या है कि उससे किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना की गई हो। ठीक है, उसको तंग ना किया गया हो, बिल्कुल वो आज़ादी के साथ अपनी इच्छा के साथ अगर सहमति देता है तभी उसको हम कहेंगे कि उसने स्वतंत्र सहमति प्रदान की है। तो कोई सहमति जो है वो स्वतंत्र नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब उसमें ये चीज़ें शामिल हो। ये क्या है, इनमें से कोई भी चीज़ शामिल हो। क्या है? उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, गलती या फिर त्रुटि। तो ये वाले पॉइंट भी हैं, ये आगे आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उत्पीड़न का मतलब क्या होता है? उत्पीड़न का मतलब होता है किसी को शारीरिक कष्ट देना, उसको धमकाना, मारना पीटना, फिर उससे जबरदस्ती सहमति प्राप्त करना, इसको बोलते हैं उत्पीड़न। अनुचित प्रभाव का मतलब क्या है? अनुचित प्रभाव का मतलब है कि मान लो एक व्यक्ति जो है दूसरे से सहमति प्राप्त करना चाहता है, तो वो क्या करता है, उसके उच्च अधिकारी को, ये अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो, ठीक है, उसके उच्च अधिकारी से वो उसके ऊपर प्रेशर दिलवाता है, प्रेशर डालता है कि आप सहमति प्रदान कर दो। तो इसको बोलते हैं हम लोग अनुचित प्रभाव। ठीक है, यानी कि जब पता हो कि वो व्यक्ति जो है जिससे हमने सहमति लेनी है वो उस व्यक्ति की बात को टाल नहीं सकता, अगर टालेगा तो उसको लॉस हो सकती है। तो इसी स्थिति में हम लोग जब किसी का सहमति प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इस प्रकार के किसी प्रभावशाली व्यक्ति का उपयोग करते हैं, उसको बोल के उससे सहमति प्राप्त करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि उसने अनुचित प्रभाव जो है उसका उपयोग किया है। उसके बाद होता है कपट। कपट का मतलब होता है धोखाधड़ी करना, ये तो आप लोग जानते ही हो। मिथ्या वर्णन का मतलब होता है कि झूठ बोल के, ठीक है, जो बातें कही गई थी जो उस अनुबंध में शामिल हैं उसके बिल्कुल उल्ट कुछ और झूठ बोल के वो जो सहमति है प्राप्त कर ली जाए, इसको बोलते हैं मिथ्या वर्णन। इसके बाद है त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है कि गलती से, ठीक है, गलती क्या होती है, फ्रॉड जो होता है, कपट होता है, वो जानबूझ के किया जाता है। मिस्टेक होती है वो अनजाने में हो जाती है कि गलती से वो जो बात जो है वो समझने में गलती हो गई है या बोली गई है, वो गलती से लिखा गया है कुछ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिस्टेक। मिस्टेक कैसे है? जैसे मान लो कि किसी ने ऑर्डर दिया हुआ है कि वो मिस्टर प्यारे लाल को 500 रुपये की गुड्स प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे उस एड्रेस में गया प्यारे लाल को गुड्स प्रदान करने के लिए, लेकिन वहाँ पे क्या था, प्यारे लाल नाम का एक दूसरा व्यक्ति भी था, यानी कि प्यारे लाल नाम के वहाँ पे दो व्यक्ति थे, लेकिन जिसको गुड्स देनी थी उसको गुड्स नहीं दी, वो दूसरे प्यारे लाल को गुड्स दे दी। तो इसको कहा जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो इस तरह की मिस्टेक हो जाए तो इसको हम लोग फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्वतंत्र सहमति है वो नहीं पाएगी। ठीक है, इस तरह का जो भी पॉइंट हो जाए, ठीक है, कोई भी बात हो जाए इसमें हम बोलेंगे कि स्वतंत्र सहमति नहीं है। कब? अगर उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन या फिर कोई त्रुटि हो तब। इसके बाद है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट, न्यायोचित प्रतिफल या फिर वैधानिक उद्देश्य। अब प्रतिफल का मतलब भी आपको आपको जो पहला लेक्चर करवाया था आपको उसमें बताया था ये प्रतिफल होता क्या है। ठीक है, प्रतिफल में क्या है, इसमें ये कहा गया है समथिंग इन रिटर्न, कि बदले में कुछ प्राप्त करना, इसको बोला जाता है प्रतिफल। ठीक है, तो बदले में कोई
बोल रहा था मैं कि बदले में कोई भी चीज़ जो प्राप्त करनी है, ठीक है, यानी कि प्रतिफल जो मिलना है वो क्या होना चाहिए, वो वैधानिक होना चाहिए, न्याय उचित होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी जो है पॉइंट जो है या कोई बात है वो गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं इसमें, जैसे हम कोई उदाहरण दे देते हैं कि ए ने बी को कहा, ठीक है, कि मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, आप जाके सी का कत्ल कर दो। तो यहाँ पे क्या है, ये जो 50,000 रुपया दे रहा है ये तो ठीक है, लेकिन कत्ल करने के लिए जो प्रतिफल मांगा जा रहा है वो गलत है, वो गैर कानूनी है। तो यहाँ पे प्रतिफल क्या हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा, ठीक है, न्याय उचित नहीं होगा। तो ऐसी दशा में क्या है, अनुबंध जो है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अनुबंध जो है बन ही नहीं सकता, क्योंकि ठहराव ही गलत है, तो अनुबंध वो नहीं कहलाया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास एग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना किए गए हों, ठीक है। इसमें क्या है, एक वैध अनुबंध के लिए ये भी आवश्यक है कि ठहराव ऐसे ठहरावों में से ना हो जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि एक अवयस्क के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जो है उसकी शादी हो रही है, अगर उसकी शादी में रुकावट डालो, तो इस तरह का जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कोई एग्रीमेंट किया जाता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये व्यर्थ है। हाँ, जो नाबालिग व्यक्ति है, अवयस्क है, उसकी शादी को रोका जा सकता है, उसको हम बोल सकते हैं कि ये व्यर्थ नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। इसी प्रकार कोई व्यापार चलाना चाह रहा है, ठीक है, व्यापार ठीक है, कानूनी व्यापार है, उसके ऊपर कोई रोक टोक कर रहा है, कोई रुकावट डाल रहा है उसके व्यापार में, तो इसको भी हम बोलेंगे कि कोर्ट ने इसको क्या किया हुआ है, स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया है कि आप कोई व्यक्ति जो है वो बिजनेस कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति जो है उसके बिजनेस में रुकावट नहीं डाल सकता है। उसके बाद है राइटिंग एंड रजिस्टरिंग ऑफ एग्रीमेंट्स, ठहराव का लिखित, प्रमाणित व पंजीकृत होना। तो ये जो ठहराव किए जाते हैं, एग्रीमेंट किए जाते हैं, ये मौखिक भी हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मौखिक में क्या होता है कि किसी प्रकार का सबूत नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता है, इसलिए उनको अगर निष्पादन करवाना हो उनका, ठीक है, उनको लागू करवाना हो तो उसमें मुश्किल आ सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि ठहराव जो हैं उनको लिखित में बनाया जाए और उनका पंजीकरण जो है वो ज़रूर करवाया जाए, तभी वो अनुबंध बन सकते हैं, ठीक है। मौखिक ठहराव में क्या होगा कि उसको प्रमाणित करने के लिए मुश्किल आएगी, अगर आप उसको प्रमाणित नहीं कर पाओगे तो वो अनुबंध नहीं बन पाएगा। उसके बाद है कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन योग्य, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट है, ठहराव जो भी किए जाएंगे उनका निष्पादन क्या है, वो संभव होना चाहिए, कि एग्रीमेंट जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कि लागू ही ना हो सकता हो, जो कि किया ही ना जा सकता हो, जिसका निष्पादन जो है वो संभव ही ना हो। तो इसके लिए हम एक उदाहरण मान लेते हैं कि ए नाम का व्यक्ति बी व्यक्ति को कहता है कि आप मुझे 5 लाख रुपए दो, ठीक है, मैं आपके पिता के मृत शरीर में जान डाल दूंगा और इनको जीवित कर दूंगा। तो ये क्या है, इस तरह का ठहराव जो है इसका निष्पादन संभव नहीं है, ये कभी भी नहीं हो सकता कि किसी मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सके, ठीक है। या फिर इसी प्रकार से कोई अनुबंध करते हैं दो व्यक्ति, ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, वो आपस में क्या करते हैं, अनुबंध करते हैं कि ए बी को कहता है कि आप ऐसे करो, दो समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, उनको मिला के दिखा दो, दो समानांतर रेखाएं खींचते जाओ, जहाँ पे जाके ये मिल जाएंगी मैं आपको 20,000 रुपया दे दूंगा। तो अब समानांतर रेखाएं जो हैं वो कभी आपस में मिल ही नहीं सकती, ठीक है, अगर वो कहीं जाके मिल जाएंगी तो वहाँ पे वो समानांतर रहेंगी ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या शर्त बताई गई है आपको अनुबंध के लिए कि ये जो ठहराव है
वो क्या होना चाहिए, निष्पादन के योग्य होना चाहिए, उसका निष्पादन संभव हो। अगर निष्पादन संभव नहीं है तो वो अनुबंध नहीं बन सकता। तो ये जो जितने भी आपको यहाँ पे पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है, जितने भी तत्व हैं, ये सारे के सारे अगर किसी ठहराव में होंगे तभी वो अनुबंध बन पाएगा, नहीं तो वो अनुबंध नहीं बन सकता, वो सिर्फ ठहराव का ठहराव ही रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कहा जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सप्लेन इट। क्या कहा जाता है कि जितने भी अनुबंध हैं वो सभी ठहराव हैं, परंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। इसका वर्णन करें। तो उसमें आपने क्या करना, क्वेश्चन को आपने पहले ही बता देना है इसमें कि जितने भी ठहराव हैं, ठीक है ना, वो अनुबंध जरूरी नहीं है कि वो अनुबंध हों, लेकिन सारे के सारे अनुबंध जो हैं ये जरूरी है कि वो ठहराव होंगे, क्योंकि एक ठहराव बनेगा उसके बाद वो ठहराव ही अनुबंध का रूप धारण कर सकता है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि अगर ठहराव जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, उसमें ये वाले तत्व शामिल नहीं है, तो वो क्या है, वो कभी भी अनुबंध नहीं बन सकते। तो ये इस तरह से आपने पूरा जैसे भी होता है उसको एक्सप्लेन कर देना है, और उसको एक्सप्लेन करके आपने ये जो आवश्यक तत्व हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो आपने लिख के उसको एक्सप्लेन कर देना है, वही आपका आंसर बनेगा। और ये पेपर के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि वो ऐसे करके ही पूछा जाए कि इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आपसे यही पूछा जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले आपने क्या करना, उस स्टेटमेंट का वर्णन कर देना, वो वर्णन करके उसको एक्सप्लेन करके अपने शब्दों में जैसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्लेन करके फिर ये आपने पॉइंट कर देने हैं, जितने ये पॉइंट आपको बताए गए हैं। ठीक है, ये आपने लिख के एक्सप्लेन कर देने हैं, उसके बाद संक्षेप में उसका निचोड़ लिख देना है, यानी कि कंक्लूजन लिख देना है, निष्कर्ष बता देना है आपने कि क्या निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष आपका फिर वही निकलेगा कि यही कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट।